नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट फिर से आपका स्वागत है। हम धूल वाला पाठ आज पढ़ेंगे और परीक्षा के बाद हमारा ये पहला वीडियो है। हम देखते हैं पाठ का सार, मिट्टी और धूल। इसमें 2 पाठ मैंने पिछली बार ड्रॉप कर लिए थे इस एग्ज़ाम के बाद के लिए। तो हम देखें धूल। तो धूल से हम सब परिचित हैं। बचपन में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मिट्टी में धूल में नहीं खेला होगा, उसने मम्मी की डांट न सुनी हो। तो इस प्रकार से धूल से हमारा सीधा संबंध जन्म से ही होता है। और पाठ में मिट्टी के गुणकारी धर्म को प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें अखाड़ा प्रेमी लेखक को अखाड़े की मिट्टी देवताओं पर चढ़ने वाली पवित्र मिट्टी प्रतीत होती है। और यह धूल साधारण धूल नहीं है, बल्कि तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई, मतलब तेल और मट्ठा यानी छाछ, उससे मिलाकर उसको मल करके तैयार की गई सिंचाई हुई मिट्टी है। और शरीर इसी धूल या मिट्टी से बनता है। पाठ इस तथ्य को रेखांकित करता है कि शरीर निर्माण में मिट्टी की भूमिका है और जीवन के लिए जितना अनिवार्य सार तत्व है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। प्रकृति का एक बड़ा भाग मिट्टी से निर्मित है और यही प्रकृति अपने सौंदर्य से हमें रिझाती है। मिट्टी और धूल में वही संबंध है जो शब्द, रस, देह, प्राण, चांद और चांदनी में होता है। लेखक धूल से निर्मित गोधूली शब्द के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व को इस पद में प्रतिपादित करता है। गोधूली हम विवाह पत्रिका वगैरह में देखते हैं कि उसमें शादी का समय गोधूली होता है। तो गोधूली शब्द यहाँ से ही इसी पद्धति से आता है। हम आगे देखते हैं कि गोधूली क्यों लिखा जाता है, गोधूली का मतलब मीनिंग क्या है। सूर्यास्त के पश्चात घर वापस आते पशुओं अथवा मेले से वापस आती हुई बैलगाड़ियाँ जो पुराने समय में जो छूट गई है और पीछे छूट गई धूल का सौंदर्य गोधूली शब्द में निहित है और इसी सौंदर्य से निखरता है। गोधूली तथा धूल के अन्य पक्ष लेखक के अनुसार भले ही अनेक कवियों ने गोधूली शब्द को लेकर के खूब सारी चर्चाएं, कविताएं, पंक्तियों की रचना की है और नगरी ढंग से वर्णन किया हो, परंतु यह शब्द एक ग्राम्य भाषा और संस्कृति की धरोहर है हमारी। लेखक के अनुसार गोधूली वास्तविक अर्थ है गायों और गोपालकों के पैरों से उड़ने वाली धूल। जब वे सांझ को जो है वो अपनी गायों को लेकर के और अपने घरों की ओर लौटते हैं वन से गायों को चराते हुए, तो उसके बाद उनके पैरों से उड़ने वाली जो धूल होती है, तो वो जो बेला है, वो जो सुंदरता निखरती है, उसमें गोधूली शब्द का वर्णन किया गया है। तो वो शब्द गोधूली इसलिए जो है वो शादी के समय उस वक्त का जो है वो मुहूर्त लिखा जाता है गोधूली वेला में। लेखक ने धूल का एक पक्ष इस पाठ में प्रस्तुत किया। यह पक्ष है देश के प्रति सम्मान और रक्षा का भाव। धूल श्रद्धा, भक्ति एवं स्नेह का आलंबन है। मानव के अनेक भाव धूल की क्रियात्मक प्रयोग पर अवलंबित हैं। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह आदि की चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर कौन सा साधन हो सकता है। तो धूल, मेरे देश की मिट्टी, सोना उगले, इस प्रकार के आपने कई सारे गीत सुने मिट्टी से संबंधित, है ना। मिट्टी को जो है वो चंदन के समान पवित्र माना जाता है हमारे देश में। मानव के अनेक भाव धूल के क्रियात्मक प्रयोग पर अवलंबित है। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह आदि की चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन सा साधन हो सकता है। यहाँ तक कि घृणा, ईर्ष्या आदि भाव में भी कई सारे मुहावरे इसमें प्रतिपादित हो गए। धूल चटा दी, धूल चाटना, धूल झाड़ना आदि कई सारे ऐसे इस प्रकार के मुहावरे भी प्रचलित हैं। तो मिट्टी और धूल का क्या महत्व है। प्रस्तुत पाठ में धूल के कई अर्थों को प्रतिपादित किया है और धूल की व्यंजनाएं अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से
प्रस्तुत की गई है। आपने कई सारे रसखान वगैरह में धूली भरी अति शोभित शाम जो तेसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, ये रसखान की कुछ पंक्तियां हैं। इसमें जो है कृष्ण का जो आंगन में धूल से सने हुए वो खेल रहे हैं, छोटी छोटी पायजब से दौड़ते हुए उनकी पायजब बज रही है, धूल हाथ में माखन रोटी है। और वो दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन रसखान ने किया है। तो बच्चे जो है वो धूल से न खेले ऐसा कोई भी नहीं होगा, हम भी खेले होंगे, आप लोग भी खेले होंगे। और इस प्रकार से धूल का सामाजिक पक्ष देश के प्रति सम्मान में दिखता है। किसान का महत्व इसलिए गौण नहीं हो सकता कि वो धूल से भरा होता है। धूल भरा हीरा भले ही अपनी चमक न बिखेरे, परंतु किसी चमकदार कांच से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हीरा अमर है, कांच नश्वर है, अतः समाज में मौजूद धूल से भरे हीरे जैसे व्यक्तित्व को पहचान कर उसे महत्व देने की आवश्यकता है। जिस समय हम इसके महत्व को पहचान गए उसी दिन से समाज में नई दिशा एवं गति मिलेगी। तो किसी के गुणों को, किसी के रूप को न देख कर के उसके गुणों की ओर हमें निहारना चाहिए। एक सार्थक शब्दों में लेखक यहाँ कह रहा है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व से उसकी सुंदरता निखरती है, ना कि रूप से। ठीक है, इस पाठ को एक बार और आप रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसके प्रश्न उत्तर मैं PDF में दूंगा। धन्यवाद।